चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। आज डेट है 27 सितंबर, डे है फ्राइडे। देखने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे हाउ अ टॉपर रीड दिस न्यूज़पेपर। देखो, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक बहुत ही यूनिक से आर्टिकल पे। आर्टिकल की हेडिंग क्या है? इज इंडियाज ग्रोथ स्टोरी बेनिफिटिंग ओनली बिग कैपिटल। देखो, जब एक टॉपर इस आर्टिकल को पढ़ेगा तो सबसे पहले वो इसकी हेडिंग देखेगा। हेडिंग में क्या दिया हुआ है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या सिर्फ बड़ी बड़ी ताकतों को, बड़ी कैपिटलिस्ट क्लास को फायदा पहुंचा रही है, और क्या जो भारत की ग्रोथ हो रही है उसमें सिर्फ इन्हीं की भागीदारी है, बाकी लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। जैसे ही उसको ये टॉपिक स्ट्राइक करेगा उसको तुरंत याद आएगा कि शायद ये आर्टिकल इनइक्वालिटी पे दिया है। ठीक है, फिर वो इस पर सोचेगा। आर्टिकल में कूदने से पहले वो पहले सोचेगा एक सेकंड के लिए कि यार इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर ये आर्टिकल बिग कैपिटलिस्ट क्लास की बात कर रहा है तो क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी के फिगर्स होंगे कि कितना परसेंट पैसा ऊपर के 5%, 1% लोगों के पास है? क्या ये हमें ये बताएगा गिनी कोएफिशिएंट के बारे में या लॉरेंस कर्व के बारे में? हमें बताएगा कि इनइक्वालिटी कितनी बढ़ रही है, ये चीज़ें। फिर वो सोचेगा कि यार ये टॉपिक जो इनइक्वालिटी का है तो स्टैटिक टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का, ये हर कोई पढ़ता है, मैंने भी पढ़ा है। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच इज़ लीडिंग टू द एनहांसमेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनइक्वालिटी, क्या इसका इम्पैक्ट है, ये सारी बातें ये तो मैं भी पढ़ चुका हूं। तो वो उनके फैक्टर्स, उनके की पॉइंट याद करने की कोशिश करेगा कि मैं कितने की पॉइंट को याद कर पा रहा हूं। ठीक है, एक बार ये प्रोसेस करने के बाद में फिर वो इस आर्टिकल पे कूदेगा कि चलो आओ अब देखते हैं कि ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, तीन चार लोग मिलके। जब वो पहली लाइन पढ़ेगा तो उसे यहाँ पे कोई के शेप जैसी चीज लिखी हुई दिखेगी, उसकी नजरें जाएगी सीधे वहीं पे, भैया के शेप क्यों लिखा है? फिर उसे याद आएगा, अच्छा हाँ, वो जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था ना तो मैंने पढ़ा था कि ये वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी हुई थी। फिर मैंने ये भी पढ़ा था कि वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी तो लॉकडाउन खुलने के बाद हुई थी, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद में वो रिकवरी के टाइप ऑफ रिकवरी में कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लग गया था, मगर जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो नीचे जाने लग गया था। तो इसको के शेप्ड रिकवरी बता दिया था। तो वो वहाँ से याद करेगा कि हाँ यार, क्योंकि मैंने इंडियन इकोनॉमी पे कमांड की है तो मैंने के शेप्ड रिकवरी, यू शेप, डब्ल्यू शेप, जितनी भी शेप लिख दो, मैं तो किसी पे भी आंसर लिख दूंगा, मुझे आता है ना। मैं बाकी एस्पिरेंट जैसा नहीं हूँ जिसको बेसिक ही कमांड नहीं है और मैं न्यूज़पेपर पढ़ने आया हूँ। फिर वो देखो यहाँ से देखेगा कि ये जो आर्टिकल है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अलग अलग व्यू पॉइंट दे रहा है। यहाँ पे रितेश भाई साहब, हिमांशु भाई साहब अपने अपने व्यू पॉइंट रख रहे हैं। तो वो सोचेगा कि ये अपने व्यू पॉइंट रख रहे हैं तो मैं भी अपना व्यू पॉइंट रखूंगा। तो मैं भी सोचता हूं कि क्या के शेप्ड रिकवरी हुई थी? हाँ हुई थी, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था, मना तो कोई कर ही नहीं सकता। वी शेप हुई थी, हाँ इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था, तो ये मुझे भी आता है, तो ये अपना व्यू पॉइंट देंगे तो मैं भी दूंगा। ठीक है, अगला। फिर वो देखेगा यहाँ पे कि लिखा हुआ है कुछ कि जीडीपी ग्रोथ जो है इट इज करेंटली लेड बाय गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर वो सोचेगा कि यार ये बात भी मैंने पढ़ी हुई है। कैसे? क्योंकि मैंने जीडीपी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जहां पे जो जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो लगातार बढ़ रहा है और उसी कारण से नेशनल इनकम को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, बट प्राइवेट कंजम्पशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग इन आर कंट्री। उसके अलग अलग कारण है, उस पर अभी नहीं जाएंगे। वो फिर से आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में मासिव लेवल पे सरकार खर्च कर रही है। फिर वो एक मिनट के लिए रुक के सोचेगा कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बात है मैं कर रहा हूं, क्या मुझे ये पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया है सरकार ने? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे फैक्ट तुरंत से भी जल्दी आना चाहिए। मुझे पता चलेगा हाँ मुझे आती है वो चीज़, तो मैंने ढंग से पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर देखो वो आगे बढ़ेगा, देखेगा कि क्या मेरे व्यू पॉइंट भी यहाँ पे मिल रहे हैं क्या। फिर वो देखेगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्पेंडिंग। अच्छा, जैसे स्टील मैन्युफैक्चरर या जो प्रोड्यूसर है उसका काम कब चलेगा? जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करेगी, क्योंकि उसकी स्टील की बिक्री होगी। यही लिखा होगा, राइट? ठीक है, मगर फिर वो लिख रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो अपने मार्केट को लूज कर रहे हैं। यही तो टॉपिक है, टॉपिक ही ये है, वो तो लिखना ही पड़ेगा कि बिग कैपिटल का ही फायदा हो रहा है सिर्फ इस भारत की ग्रोथ में।
फिर वो देखो ये पढ़ेगा कि यहाँ पे अगला पार्ट कुछ लिखा है, फंडामेंटली व्हाट कॉजेज ग्रोथ इन एन इकोनॉमी टू बी इधर ब्रॉड बेस्ड बेनिफिटिंग और नैरो। ये लिख रहा है कि किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती कैसे, होना कैसे चाहिए, इस टाइप की बात। तो मुझे सिंपल सा है, बताओ कि आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए, जिसमें इंक्लूसिवनेस हो, जिसमें हर किसी की भागीदारी हो। इनफॉर्मल सेक्टर भारत में कितने परसेंट लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज्ड है? मोर देन 90% एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो अगर इनफॉर्मल सेक्टर आपका नहीं बढ़ रहा है, एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसी ग्रोथ किस काम की? ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसने कुछ फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए कि व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मोस्ट स्मॉल बिजनेसेस आर गेटिंग कैपिटल, मतलब कितने ब्याज पे पैसा उठा रहे हैं, 12 to 14% एज कंपेयर टू लार्ज कॉर्पोरेशन विच माइट बी गेटिंग 8 से 9%। मतलब मैं अंबानी हूं तो एक तो मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा होने की वजह से बैंक मुझे लैंड करने में हिचकिचाते नहीं है, आसान किस्तों पे मुझे लोन मिलता है, तो मैं अमीर से और अमीर बन रहा हूँ। और जो गरीब है उसको बैंक देखता ही डिफॉल्टर की नज़र से कि इसको अभी पैसे दूंगा अभी भाग जाएगा पैरागॉन की चप्पल पहन के, तो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसे देते हैं। तो छोटा बिजनेस करने वाला जो है वो पनप नहीं पा रहा है और ये फल फूल रहे हैं पूरे। समझ रहे हो? फिर देखो वो कुछ इसी टाइप की बात लिखता है, 95% बिजनेसेस आर नॉन कॉर्पोरेट सो दे आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस टैक्स कट। मतलब वो सरकार की नीतियों से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं अपना, है ना। फिर वो बोल रहा है कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इनफॉर्मल सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बार बार जब जीएसटी रोल आउट हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये हमें पढ़ने में आया था और इसको पढ़ा भी जाता है जो भी एक इंडियन इकोनॉमी का सीरियस स्टूडेंट है। फिर वो बोलता है कि मार्केट इकोनॉमी को ही ब्लेम कर दें क्या इस अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी काम ही ऐसे करती है। मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी बोल डिमांड सप्लाई पे काम करती है, यही होता है। पढ़ा है ना हमने एडम्स में, कार्ल मार्क्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मार्केट इकोनॉमी सब पढ़ा हुआ है, जॉन मेनार्ड कीन्स सब पढ़ा है। ठीक है, तो वहां से इसको ये कनेक्ट करेगा एक स्टूडेंट। अच्छा, फिर वो जब इसको ब्रॉडर पढ़ता रहेगा ना तो उसे कुछ और भी चीजें दिखेंगी कि चलो ये बातें तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी और टेक्निकल चीजें दिख रही हैं, जरा देखूँ ये क्या है। वो यहाँ पे देखेगा कि कुछ ऐसी बात चल रही है कि आई डोंट वांट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और लोअर टैक्सेशन फॉर स्मॉलर फर्म, स्मॉल टैक्स रेट फॉर ऑल बिजनेसेस, सो द कॉर्पोरेट टैक्स विच हैज बीन स्लैश शुड बी एक्सटेंडेड टू। और ये क्या बात बोल रहा है? फिर वो सोचेगा कि ये टैक्सेशन पे ले आया मेरे को। वो कुछ ऐसी बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर टैक्सेशन को लेके कि हर कंपनी पे एक जैसा टैक्स लगा दो, मतलब अंबानी पे भी एक जैसा टैक्स लग रहा है और मुझ जैसे गरीब पे भी एक जैसा टैक्स लग रहा है। पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए तो हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम काम करता है। तुरंत उसका दिमाग चलेगा कि ये तो बजट की बात चल रही है, बजट में मैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस, डिग्रेसिव, रिग्रेसिव, इन सब के बारे में पढ़ता हूँ। ये क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है? मेरा जो टैक्सेशन सिस्टम है, मेरे देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है, क्या वो प्रोग्रेसिव है, क्या रिग्रेसिव है? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, या वो रिग्रेसिव होता है तो क्यों होता है? प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव में डिफरेंस क्या है और प्रोपोर्शनल क्या है? इनमें अगर मुझे डिफरेंस नहीं आता है तो मैं इसे समझूंगा कैसे? तो एक टॉपर तुरंत पहले रिवाइज करेगा बेसिक्स को दिमाग में कि यार ये तो मुझे आता है, चलो फटाफट खत्म करो। फिर वो तुरंत समझ जाएगा कि ये ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या लोअर टैक्सेशन स्मॉलर फर्म्स के लिए, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं। ये वो क्या बोल रहे हैं? वो चाहते हैं सारे बिजनेसेस पे एक जैसा टैक्स लगा दो, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दो, माइट बी पॉसिबल 5-10%, और सब पे एक जैसा लगा दो। पॉसिबल ही नहीं है ना? कैसे पॉसिबल है? छोटे बिजनेसेस को सरकार को एनकरेज करना होता है, इसीलिए उन पे कम टैक्स लगाया जाता है। बड़े बिजनेसेस फल फूल गए, उन पे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। यही ऑथर का कहना है। ऑथर का कहना है कि छोटे बिजनेसेस को आप ऊपर उठाने के लिए उससे कम टैक्स लेते हो, और उसे पता है कि अगर वो बड़ा बन गया तो उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई भी छोटा बिजनेस बड़ा बनना ही नहीं चाहता हमारे देश में, जिसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और तेरी इकोनॉमी की एक और टर्म आ गई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या होता है? वो उस पर जाएगा कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी लिखूंगा, कीवर्ड को? ये वो कीवर्ड है और ये वो बेसिक्स है जो आपको टॉपर बनाएंगे। पता है, ये आर्टिकल पढ़ना सिर्फ वर्ड टू वर्ड इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। व्हाट मैटर इज व्हाट थॉट यू हैव क्रिएटेड इन योर माइंड व्हाइल रीडिंग दिस आर्टिकल, कि अगर ऐसा आएगा तो मैं ये लिखूंगा, ऐसा आएगा तो मैं ये लिखूंगी। जिस दिन आपने इस चीज को अचीव कर लिया, मार्क माय वर्ड्स, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। आप खुद सोच के देखो कि अगर इफ समवन is interviewing you and asking this question that whether India's growth story is benefiting only big capitalist class and the small industries and the MSME sector is leaving behind in India's growth trajectory, what you will answer?
हाँ यस वो पीछे छूट चुके हैं, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट, गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सबको ही बोलेंगे। आप ये सोच के देखो कि आप एक यूनिक आंसर कैसे क्रिएट कर रहे हो, आप ऐसा कौन सा अलग पर्सपेक्टिव, और चीजें वहीं से निकलेंगी। अलग नहीं पढ़ना है कि कोई वेद पढ़ना है जाके, चीजें वहीं से निकलेंगी, बट यू विल क्रिएट योर आंसर इन अ डिफरेंट मैनर विच विल बी मोर मोर क्रिएटिव देन एनी वन एल्स, और जो आपको अलग ही भीड़ से अलग दिखाएगा। बस यही तो चीज सीखनी है। आपने इस पूरे आर्टिकल में अभी तक कम से कम 15 कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया, नोइंगली और अननोइंगली। इस चीज को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात बोली, और बाप रे, अब देखो यहाँ पे जैसे ही वो खंगाल रहा होगा चीजों को कि आर्टिकल बोल क्या रहा है, जैसे इस ऊपर वाले थीम पे भी जाएगा, वो देखेगा क्या बोल रहा है भैया, ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रो ड्राइवर्स बनाओ, नॉट हैपनिंग पार्टली बिकॉज फंडिंग कट इन दो सेक्टर, सरकार फंड नहीं कर रही क्या उन सेक्टर्स को, रेगुलेटरी हर्डल्स फील करते हैं क्या वो लोग छोटे व्यापारी, हाँ टैक्स इवेडर्स बन जाते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी कुछ बातें लिख रहा है वो, मैंने भी नहीं पूरा पढ़ा। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू रियलाइज डेट नॉट ऑल स्मॉल मीडियम, अब ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि हर छोटा एंटरप्राइज टैक्स इवेडर नहीं है, और उस पर रेगुलेटरी हर्डल कम करो, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। बट ये नॉन चीजें हैं, इसको आंखों के नीचे से निकालना होता है बस फटाफट, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देयर इज ऑल्सो केस ऑफ फॉर अडॉप्टिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी विच वुड इम्पोज लार्ज टैक्स बर्डन ऑन बिजनेसेस, वो यही बोल रहा है कि बड़े वाले पे आप ज्यादा बर्डन डाल देते हो टैक्स का, छोटे वाले पे डालते नहीं हो, बराबर डालो, ऐसी कुछ बातें बोल रहा है। फिर देखो यहाँ पे उसने कुछ डाटा लिखा है, डाटा में क्या लिखा है, इफेक्टिव टैक्स रेट लार्ज कॉर्पोरेशन का इतना परसेंट है, प्रॉफिट रेंज इतने से इतना, ये याद नहीं रख सकता मैं डाटा को, तो मैं नहीं पढ़ूंगा फालतू का डाटा। हाँ जब मैं आगे पढ़ूंगा तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखी एकदम से पढ़ते पढ़ते, कि भैया इसने एक ऐसी चीज लिखी है कि व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग, जब बैंकिंग की बात चलती है तो होल क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम, मतलब पैसे देने का जो सिस्टम है, इट इज मोर असेट बेस्ड रादर देन कैश फ्लो बेस्ड। ओ भाई साहब इमेजिन करके देखो, प्री में अगर आपसे या मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया कि यार करंट बैंकिंग क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम इज मोर टिल्टेड टूवर्ड्स असेट बेस्ड लेंडिंग देन कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग, आप क्या लिखोगे? क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं है ना कि कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग क्या होती है और असेट बेस्ड लेंडिंग क्या होती है। पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके फायदे और नुकसान बताओगे। जब एक स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग में वो आपके पोर्टफोलियो को देखेंगे कंपनी के, रादर देन व्हाट असेट्स यू हैव, कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी मशीन है, वहीं असेट बेस्ड साइज में आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी मशीन है, कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब असेट देखा जाएगा, कितने लोग काम कर रहे हैं वो तो नहीं, समझ गए। तो अंबानी को ज्यादा लोन मिल रहा है हमारे देश में या एमएसएमई को? अंबानी को, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री है, जमीनें खरीदी हुई हैं, बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, मशीनें बैठाई हुई हैं। और एक एमएसएमई के पास, उसके पास जमीन किराए की हो सकता है, मशीन भी किराए की हो, लोन किस पे लेगा, असेट है ही नहीं, समझ लो, वन रूम किचन में रह रहा है बेचारा। ये चीजें इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे, और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे, और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे एचडी माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिजाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर डेली बेसिस पे। ये जो एचडी माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है, और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं
उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं छोटी सी लाइन में, और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो PT 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्जाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा www.buddhiacademy BUDDHIACADEMY academy.in पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। अब इस पूरी चीज़ को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो। जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो, वहाँ पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। तो हर वो सीरियस स्टूडेंट आज जाके सबसे पहले पता है क्या करेगा, वो यहाँ पे देखेगा कि ये जो मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये क्या है। ये जो कैपिटलिस्ट क्लास की बात चल रही है, ये क्या है, इसमें लेसेस फेयर की थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी किसने दी थी, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसकी अपोजिट थ्योरी जो स्टेट इकोनॉमी की बात करती है, ये क्या है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में मैंने आपको सारी चीजें समझाई हुई हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को ये बात ही नहीं पता होती कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, दोनों में फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जब तक आप इन बेसिक चीजों को नहीं समझ पाओगे, जब तक आपकी प्रिपरेशन हमेशा अधूरी रहेगी। फिर मैंने आप लोगों के लिए यहां पे एक होमवर्क क्रिएट किया हुआ है। ये होमवर्क्स हैं ही इसीलिए क्रिएटेड। देखो यहां पे आपको ईयर लिखना है। अब इस ईयर में, मतलब कि करंट ईयर में, आज आपको फाइंड करके लिखना है क्या। आपको यहां पे अपने प्रिंट आउट में जो आपने इस PDF का निकाल लिया होगा, आई होप सो, कितनी फॉर्मल वर्कफोर्स है ये लिखना है, कितनी इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, और टोटल वर्कफोर्स भारत में कितनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसको हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे करेगा। जब तक आप ये खुद से नहीं करोगे, जब तक आप समझ नहीं पाओगे कि जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें एग्जाम में रिप्रोड्यूस करा कैसे जाता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख दूंगा, अभी 2 मिनट का काम है, बट मैं चाहता हूं कि ये चीजें आप करो। आप यहां पे एक और प्रैक्टिस कर सकते हो। ईयर लिखो प्रीवियस वाला, ईयर लिखो अभी वाला। दूसरी प्रैक्टिस एक और कर सकते हो, 5 साल पहले का ईयर लिखो, अभी का ईयर लिखो, और लिखो 5 साल में जो फॉर्मल वर्कफोर्स है कितनी बड़ी, इनफॉर्मल वर्कफोर्स कितनी बड़ी, और टोटल वर्कफोर्स कितनी बड़ी। आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके आंसर्स को एक यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बाकी जो चीजें समझाने वाली है वो तो मैं आपको कोर्स में समझा ही चुका हूं। ये होमवर्क बस आपको मैं डेली बेसिस पे इसलिए देता हूं ताकि आप बाकी स्टूडेंट से हमेशा आगे रहो। जो आंसर को स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं, उतनी देर में हमारा आंसर इकोनॉमी का खत्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन को देख के। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में जैसे अब अलग अलग शेप्स की बात चल रही थी, राइट, हमने कहां पे पढ़ा इसको, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी इन्फ्लेशन मॉड्यूल में, यहां पे है ना, याद आ गया होगा आप लोगों को। यहां पे हमने के शेप इकोनॉमिक रिकवरी को पढ़ा था, याद आ गया होगा सबको, कोविड वाला। बाकी की शेप्स ऑफ रिकवरी भी हमने पढ़ी हुई है, तो इनको आपको जाके पढ़ना चाहिए। फिर जैसे मैंने आप लोगों को अभी बोला, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को ये ग्राफ्स ड्रॉ करना ही नहीं आते हैं, बट मैं चाहता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट इकोनॉमी के हर क्वेश्चन में एटलीस्ट एक ग्राफ ड्रॉ करके आए। उसका इंपैक्ट ही अलग पड़ता है। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। और बाकी की बातें जो इंडियन इकोनॉमी स्टूडेंट्स हैं वो समझ ही चुके होंगे कि आपको कौन कौन से और टॉपिक्स देख लेने चाहिए।
इंडियन इकोनॉमी का कोर्स अगर अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है तो स्टैटिक पोर्शन को एक बार कंप्लीट करो, जिसने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है चिंता मत करो, आप लोगों की भी कमांड मैं इतनी करवा दूंगा कि आखिरी में आप हर स्टूडेंट से बेहतर समझ रखोगे और आंसर को लिख पाओगे। डेट्स अप टू मी। देखो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल में बात किस पे की जा रही है, तो बात की जा रही है साउथ चाइना सी पे। ठीक है, अब देखो हमें इसको कैसे पढ़ना चाहिए टॉपर के नजरिए से। सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान करो कि हाँ वो डियागो गार्सिया, स्कारबोरो आइलैंड, नातुन आइलैंड इंडोनेशिया वाला अटैक वटैक चलता रहता है, 9 डैश लाइन, चाइना 90% एरिया को क्लेम करता है, एक सुलू सी करके, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के नाम आते हैं। आसियान ग्रुपिंग क्या कर रहा है वहाँ पे, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। साउथ चाइना सी में यूएस कैसे अपना इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ाते जा रहा है, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ में मिल के वो चाइना को पीछे खसकाने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में वो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्वाड मीटिंग में भी कई बार बात की है कि स्ट्रेटेजिकली हम कैसे चाइना पे धावा बोल सकते हैं। ये बेसिक बातें हल्की फुल्की एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे साउथ चाइना सी आया और तुरंत मैप तो एकदम दिमाग में आ ही जाना चाहिए साउथ चाइना सी का, कि भैया कोई भी अगर बात कर रहा है साउथ चाइना सी में तो मैं उसको एटलीस्ट स्पेस में सोच के बता सकता हूँ कि भैया हांगकांग किधर आएगा, ताइवान किधर आएगा, जापान किधर आएगा, फिलीपींस मनीला, ब्रूने किधर आएगा, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। ये बातें तो मतलब मैं उसको आंख बंद करके बता सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है साउथ चाइना सी का अगर मैं सर्कल घूमूं तो मैं बता सकता हूँ कौन कौन से देश आएंगे और वहाँ की इंपॉर्टेंट लोकेशन जो न्यूज़ में चल रही हैं। ठीक है, ये तो हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। ये हो गई मैपिंग की बात। फिर वो ये देखेगा कि आर्टिकल इस साउथ चाइना सी के कौन से पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा है। पहले बोल रहा है कि सी इंपॉर्टेंट क्यों है, वही वो मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, ये सारी बातें स्टूडेंट को याद आ जाएगी। फिर सिग्निफिकेंस क्या है सी का, अरे भैया एनर्जी मिल रही है और क्या चाहिए। ठीक है, तो सी का इंपॉर्टेंस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी के नज़र से इंपॉर्टेंट है, और सिग्निफिकेंस तेल वेल मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। चाइना क्या कर रहा है इस रीजन में, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, इंस्टॉल कर रहा है नई नई चीज़ों को, एयर स्ट्रिप्स बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें वो कर रहा है। फिर देखो सेंकाकू डियागो आइलैंड का नाम आ गया, ये तो हर बार आता ही है, इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर जैसे ही वो पढ़ेगा उसको एकदम दिखेगा ग्रे जोन ऑपरेशन। अब भैया ये क्या होता है, अब इमेजिन करके देखो कि आपसे ग्रे जोन वॉरफेयर या ग्रे जोन ऑपरेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया, प्री मेंस कुछ भी पूछ ले, क्या आप सक्षम हो ग्रीन वॉर जोन को एक्सप्लेन करने में खुद से कि ये होता क्या एग्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछूं तो, कि ये दो देशों की टेरिटोरियल बाउंड्री है, अब यहाँ पे ग्रे वॉरफेयर जोन एरिया क्या होगा, इस देश की टेरिटरी में आएगा या इस देश की। सोचो ऐसा क्वेश्चन मैंने बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रे वॉरफेयर जोन एरिया क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे एक टैक्टिकल ऑपरेशन का ग्राउंड बन चुका है, ये पता है तो कोई भी मेंस का क्वेश्चन या प्री का आ जाए आपके सामने, आपको कोई हिला ही नहीं सकता। बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट बस इतना पढ़ लेंगे, हाँ ग्रे जोन ऑपरेशन बहुत बढ़िया, चलो चलो बढ़िया, नहीं, गलत है तरीका। ठीक है, फिर देखो जैसे यहाँ पे ये थॉमस शोल और सबीना शोल, ये अभी नया है, ये रिसेंट में फोकस में आए। ठीक है, मैं बताता हूं जब ऐसे कोई नई चीज आती है तो क्या करना पड़ता है। ठीक है, फिर वो यहाँ पे कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ बातें बता रहा है, किसने क्या करा, फिलीपींस ने क्या करा, उसने क्या करा, कैसे चाइना को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये देखो अगला पॉइंट जो है, कैसे रीजनल कंट्रीज जो फिलीपीन, ब्रूने, वो सब है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसमें लिखता है कि डिफेंस कैपेबिलिटीज को हर कोई बढ़ा रहा है, जापान हो, फिलीपीन हो। एक शब्द में पूरी चीज पकड़ आना चाहिए, ये पूरे पूरे आर्टिकल नहीं पढ़े जाते हैं, ये बेवकूफ बच्चे पढ़ते हैं, पूरे आर्टिकल नहीं पढ़े जाते हैं, बिटवीन द लाइन। सेकंड बोल रहा है रीजनल कंट्रीज जो है वो चाइना की एक्टिविटीज का रिस्पॉन्ड कर रही हैं अलग अलग तरीके से, हाँ ठीक है। फिर थर्ड में बोल रहा है कि वो अलग अलग देश जो हैं वो अलायंस बन रहे हैं यूएस के और अपनी डिफेंस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हाँ ठीक है। क्वाड वार्ड की बात की, करेंगे ही वो तो। बस कितनी देर लगी इस आर्टिकल को पढ़ने में, क्या लगता है आपको? मैंने आपको पढ़ा के खुद पढ़ के खत्म कर दिया 5-7 मिनट में, आप अकेले पढ़ोगे तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके उस मुद्दे पे जिसमें आपको आधे घंटे इन्वेस्ट करने हैं। देखो तो सबसे पहले तो एक स्टूडेंट पता है क्या करेगा, एक बार जरा पीवाईक्यू देखेगा, भैया जरा देखें आओ साउथ चाइना सी में क्या क्या पूछा है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस सेनकाकू आइलैंड के बारे में पूछा है, किन दो देशों के बीच में विवाद चल रहा है, किसको लेके, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। ठीक है,
CDS का देखें 2021 का, तो वो पूछ रहा है साउथ चाइना सी में किस तरीके का साइक्लोन आता है, उसका क्या नाम है, समझ रहे हो। क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ो, एक क्वेश्चन पूछा मैपिंग पे, एक क्वेश्चन पूछ रहा है साइक्लोन पे टाइप ऑफ, एक क्वेश्चन पूछ रहा है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है कौन कौन से देश कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है, समझ रहे हो, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस पे। जिस दिन आपने ये पर्सपेक्टिव समझ लिया कि साउथ चाइना सी पे डिफेंस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी पे कैसा क्वेश्चन आएगा, मैपिंग पे कैसा क्वेश्चन आएगा, उस दिन आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा आप ये खुद सोच के देखो, ठीक है। फिर वापस से और देखेंगे तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखो। साउथ चाइना सी का एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है सब, ठीक है, तो आप जानते हो, आपने, मैं तो सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, पढ़ा तो मैं ऑलरेडी चुका ही हूँ, ठीक है। तो ये चीजें वापस से स्टूडेंट रिवाइज करेगा, फिर वो आएगा मेन मुद्दे की चीज पे कि हाँ भाई आओ देखे जरा किसमें कितना है दम। साउथ चाइना सी खोलेगा, साउथ चाइना सी में उसकी लोकेशन देखेगा, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है ताइवान, ईस्ट में क्या है वियतनाम, वेस्ट में क्या है फिलीपीन, दर 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 सब मैप पे मार्कआउट कर लेगा, ठीक है। फिर वो यहाँ पे एक बार लोकेशन को फिर से देखेगा कि भैया कुछ छूट तो नहीं रहा है, ये लुजॉन स्ट्रेट क्या है, किसके बीच में आती है, ये ताइवान स्ट्रेट क्या है, किन दो देशों के बीच में आती है, ये मलक्का क्या है, इंडियन ओशन रीजन से कैसे, गल्फ ऑफ थाईलैंड टोंकिन किसका पार्ट है, ठीक है। फिर आपको पर्सपेक्टिव रखना है, जब आप इसका आंसर लिखोगे तो क्या क्या पॉइंट आने चाहिए, इंडियन ओशन आना चाहिए, UN क्लॉज आना चाहिए, इसमें ट्रेड की इंपॉर्टेंस आना चाहिए साउथ चाइना सी से, कैसे यूनाइटेड अप्रोच चाइना को पीछे धकेल सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर का क्या थ्रेट है, नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके से, ठीक है। इतनी बातें अगर आपने कर ली तो मेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, आपको एक बात पकड़ में आई जो मैं हर बार कहता हूं, 2014 का क्वेश्चन है मेंस का, ट्रॉपिकल साइक्लोन कन्फाइंड है साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल। यही क्वेश्चन अभी मैंने प्री में दिखाया, साउथ चाइना सी कौन सा साइक्लोन, इसी क्वेश्चन को उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको को साइक्लोन को 2024 में पूछ लिया मेंस में। क्वेश्चन को घुमाते जाते हैं, प्री मेंस मेंस प्री, प्री मेंस मेंस प्री, इस चीज पे कमांड करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीज आप तक पहुंच गई। आखिरी में चलते चलते, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बाकी वीडियोस क्रिएट किए हैं, आई होप सो आपने देखे होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, जहां पे यूपीएससी मेंस के पेपर्स को मैंने एनालाइज करके आपको कुछ कुछ की पॉइंट सिखाए। एक 13 लेसन्स टू बी लर्न वाला वीडियो भी आपने जरूर देखा होगा। जितने भी यूपीएससी मेंस के वीडियो हैं उनको जाके जरूर देखना, स्पेसिफिकली जो मेरे स्टूडेंट हैं। उसका कारण यह है ताकि आप ये समझ पाओ कि हमारी जो अप्रोच है वो कितनी इफिशियंट है। हम एग्जाम होने से पहले हर चीज को पढ़ते हैं, न कि बाद में। हम कैसे एग्जाम होने से पहले हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 50 to 70% मेंस के क्वेश्चन को ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाते हैं। जब तक आप इस चीज को नहीं सीखोगे, वहां पे मैंने बहुत सारे माइंड मैप्स के थ्रू आपको सिखाया है, टाइम निकाल के सारे वीडियोस को एक बार 2x पे भले ही देखना जरूर। वहां पे जब सेंटर स्टेट रिलेशंस का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि मेरा हर स्टूडेंट सीबीआई वाला कंसेंट का पॉइंट लिख के आया है। ये देखो यहां पे वो इस तरीके से पॉइंट्स को अगर आप याद रखोगे, जैसे कंसेंट फॉर सीबीआई जो स्टेट्स मना कर रहे हैं, ये एक सेंटर स्टेट रिलेशंस के फेडरलिज्म पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, वो आपको वहां लिखना था। ऐसे अलग अलग तरीके से चीजों को लिखा जाता है। So that's it from my side for today's question answer session. Hope you like this. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.